मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और हम यहाँ फील्ड पे अपने अनुसंधान काम करते हैं और साल भर ये अनुसंधान कार्य चलते हैं और इन्हीं हम रिसर्च के बेसिस पे किसानों को सही सूचनाएं देने का प्रयास करते हैं ताकि उनको सही और प्रमाणिक वैज्ञानिक जानकारी मिल सके ताकि अपनी खेती में लाभ ले सकें। और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसी सूचनाएं देने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और भी प्लेलिस्ट हैं जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वो स्टूडेंट्स के कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए स्पेशल अलग से कृषि किसान है जिसमें आप हिंदी में मेरी चर्चा सुन सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं सही जानकारी किसानों तक पहुंचाऊं ताकि उस जानकारी का प्रयोग वो अपनी खेती में कर सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये यूरिया के प्रयोग पे है। यूरिया के प्रयोग पे बहुत क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि यूरिया से कितना लाभ कितनी हानि। क्या यूरिया से हमें लाभ ही लाभ होता है या हानि ही हानि होती है या दोनों ही मिलते हैं, लाभ भी होता है हानि भी होती है। तो पहली ही बात में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूरिया के प्रयोग से लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। ये निर्भर करता है हम यूरिया को कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, यूरिया एक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है जो नाइट्रोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है और ऐसा कोई भी उर्वरक नहीं है, सॉलिड उर्वरक, ठोस उर्वरक, जिसमें इतनी ज्यादा नाइट्रोजन हो। 40% बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होती है, मतलब इसमें आधी मात्रा में तो नाइट्रोजन ही है। अब देखिए, जो पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। हर बार मैं बताता हूं 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बहुत ज्यादा जरूरत है और इन तीन में भी नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन है वो जमीन में, हमारी भूमि में नहीं रहती है। और जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन रहती है, 80% लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन रहती है, लेकिन जमीन में इसकी मात्रा बहुत कम है और पौधों को यही नाइट्रोजन चाहिए। अब इस जमीन, जो ये हवा में जो नाइट्रोजन है, पौधे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग या तो अमोनियम फॉर्म में करते हैं या नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं और इसको जमीन में लाने का काम कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं। प्रकृति ने इस जमीन के अंदर बहुत जीवाणु दिए हैं, बहुत बैक्टीरिया है, बहुत फंगस है, सूक्ष्म जीव है जो हवा से, जमीन में रह करके हवा की नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको फिक्स करके पौधों को देते हैं। और प्रकृति का ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। और फिर जो पशुओं से हमें गोबर मिलता है या कंपोस्ट मिलती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हम पौधों को देते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो हमको जो नाइट्रोजन जमीन से मिलेगी वो मिलेगी सूक्ष्म जीवों से, गोबर से, कंपोस्ट से, फसल अवशेषों से। ये प्राकृतिक स्रोत है। अगर इन प्राकृतिक स्रोतों में इतनी नाइट्रोजन है कि वो अपनी फसल को उगा सकें तो नाइट्रोजन देने की बाहर से आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हम मक्का की फसल उगा रहे हैं, इसकी उपज बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं पौधे कितने बड़े हैं। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से देना चाहें तो इस फसल की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसमें हम फसल उगाएं, दलहनी फसल उगाएं जिनकी उपज कम होती है, उनको आवश्यकता भी कम होती है, उसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं, वो वायुमंडल से ले लेते हैं, तो हमें फिर ऐसी फसल में उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रहे तो हमें बाहर से रासायनिक उर्वरक देने पड़ते हैं, क्योंकि इसको पौधे की पत्तियों में, तने में, इसके फूल में, इसके भुट्टों में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो इसलिए हम जो है यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो यूरिया का प्रयोग यहाँ लाभदायक इस प्रकार है कि वो पौधे की आवश्यकता को पूरी कर रहा है जो जमीन नहीं कर पा रही थी। तो हम उतने ही यूरिया डालें जितनी पौधे को जरूरत है। तो ये लाभ है यूरिया के डालने का कि हमको अच्छी उपज, ज्यादा उपज मिल जाती है। तो आजकल जो प्रजातियां आ रही है, जो हाइब्रिड होती हैं, संकर होती हैं, या दूसरी भी जो प्रजातियां हैं, उनकी उपज क्षमता ज्यादा होती है और ज्यादा उपज होगी तो देखिए ज्यादा पत्तियां निकलेंगी, ज्यादा तना निकलेगा, तो उनकी भोजन की आवश्यकता भी ज्यादा है। भोजन मतलब पोषक तत्व, तो उनको पोषक तत्व ज्यादा चाहिए, नाइट्रोजन भी ज्यादा चाहिए। तो इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम यूरिया देते हैं। तो अगर हम केवल इतनी ही यूरिया दें, इतनी ही नाइट्रोजन दें जितनी पौधे को जरूरत है, तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है और हमें लाभ देती है, हमारी उपज बढ़ती है, जिससे हमारे पैसा ज्यादा मिलता है। अब हानि क्या है? देखिए, अगर हम इसको आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करें तो हानि होती है। कोई भी चीज हो, अगर हम आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी हानि ही होगी और उससे नुकसान होते हैं। अब यूरिया जैसे ही हम डालते हैं, हमें 2-3 दिन में पत्तियों का रंग हरा नजर आने लगता है और हम लोग में ये भ्रम हो जाता है कि यूरिया ने बहुत ज्यादा असर दिखाया है और फिर हम ज्यादा यूरिया उसमें प्रयोग करते हैं। अब यूरिया ज्यादा डालेंगे, आप खेत में ज्यादा डालेंगे तो नंबर एक क्या होगा? इस यूरिया का प्रयोग कौन करेगा? खरपतवार भी करेंगे, खरपतवारों की समस्या बढ़ जाएगी अगर ज्यादा यूरिया डालना है, क्योंकि बिखेर के डालना है तो वो घास को भी मिल रही है। दूसरा, ज्यादा यूरिया डालने से क्या होता है? यूरिया पानी में घुल जाती है और यूरिया डालने के बाद अगर गहरी सिंचाई हो गई या ज्यादा वर्षा हो गई तो वो पानी के साथ घुल के जमीन के नीचे चली जाती है और पानी में चली जाती है। और उस पानी का प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं तो हमारे शरीर को पॉल्यूट करती है, मतलब हमारे शरीर को नुकसान करती है।
और पशु भी पानी पीते हैं, उस पशुओं से भी उसका नुकसान होता है। वो नाइट्रेट एक्चुअल में वास्तव में होता है, ये एक केमिस्ट्री है। लेकिन इतना समझेंगे, अगर बहुत ज्यादा आप यूरिया प्रयोग कर रहे हैं खेत में, जितनी जरूरत नहीं है, जमीन के नीचे चली जाएगी और पानी मिलेगी, और ऐसे पानी को जब हम ट्यूबवेल से निकाल के पीते हैं तो वो हमको नुकसान करती है। दूसरा, अगर खेत में पानी भरा रह गया तो उससे गैस बन जाती है, डीनाइट्रिफाइड हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, जो वातावरण चली जाती है और वायुमंडल को प्रदूषित करती है, हमारे इस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। और वैसे भी अगर जमीन की पीएच ज्यादा है और हमने यूरिया ऊपर डाली है तो वो अमोनिया गैस से भी निकल जाती है, वो भी वायुमंडल को प्रभावित करती है। तो ये यूरिया के नुकसान होते हैं। दूसरा क्या, अगर मैं ज्यादा यूरिया डाल दी इस फसल में, हमने माना ज्यादा यूरिया डाली, तो क्या होगा, यूरिया इसके अंदर ज्यादा जाएगी तो नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी। जो नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी तो ये पौधे मुलायम ज्यादा हो जाएंगे, उसमें कीड़े बीमारियां ज्यादा लगेंगे। तो अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन डालते हैं तो उसमें कीड़े बीमारियों का डर ज्यादा रहता है। और इस प्रकार का एक मैंने लेक्चर ऑलरेडी पहले से ही डाल रखा है इस चैनल पे कि यूरिया से कीट बीमारियों का प्रकोप ज्यादा क्यों होता है। आप उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें मैंने ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझाई है। तो यूरिया का प्रयोग से देखिए क्या क्या हुआ, खरपतवार की समस्या बढ़ गई, हमारी फसल में कीट बीमारी की समस्या बढ़ गई, हमारी जमीन का पानी जो है वो प्रदूषित हो गया और वायुमंडल की गैसें प्रदूषित होने लगी। तो क्या यूरिया खतरनाक चीज है? ये परेशानी क्यों आई? ये परेशानी इसलिए आई क्योंकि हमने उसका आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग किया। अगर हम उतना ही प्रयोग करें जितनी इसकी जरूरत है तो जो हम डालेंगे वो पौधे को मिल जाएगी और वो फिर नुकसान नहीं करेगी, उसका हमें लाभ होगा। तो यूरिया को हमें कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, इस पर निर्भर करता है। अगर ये हमने तीन चीजें समझ ली तो यूरिया से हमें लाभ होगा। अगर हमने ये तीन बिना सोचे समझे हमने यूरिया का प्रयोग किया तो निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होगा, पौधों को नुकसान होगा, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा। तो कब डालना है? जब पौधे को उसको जरूरत है, पौधे को वानस्पतिक वृद्धि के लिए, मतलब तना निकलते समय, पत्ती निकलते समय, कल्ले निकलते समय जरूरत होती है, तब हमें इसका प्रयोग करना है। तो यूरिया को ऐसे नहीं कि आप कभी भी फूल निकल रहा हो तब यूरिया को डाल दीजिए। अधिकतर फसलें जब फूल निकलता है तब उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता वनस्पतिक वृद्धि के समय होती है, जब पत्तियां निकल रही हो। तो आप फूल निकलने के बाद, फली बनते समय या बालियां निकलते समय अगर आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कब डालना है? जब पौधे को उसकी ज्यादा जरूरत है। कब ज्यादा जरूरत है? जो सब पत्ती और बालियां निकलनी हो। नंबर एक, ये तो हो गया कि हमें कब डालना है। कितना डालना है? जितनी पौधे को जरूरत है। अब हमें पौधे की जरूरत कैसे पता चलेगा कितनी है? तो देखिए, इस पर निर्भर करता है पौधे की आवश्यकता कितनी है और हमारी जमीन कितना दे सकती है। तो इसके लिए हमें मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी कि हमारी मिट्टी कितनी दे सकती है। तो मिट्टी की जांच कराइए, उससे पता चलेगा कितना उपलब्ध नाइट्रोजन है, फिर पता चलता है कि हमें कितनी देनी है। इसकी गणना करके हमें करना चाहिए। तो हमको पूरा वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ेगा, या हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा कि मिट्टी की जांच जरूर कराएं। हर बार मैं इस विषय पर जोर देता हूं, मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अगर मिट्टी में कमी है तो हमको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि फसल की आवश्यकता को पूरी करना है। तो कब देना है? जब वनस्पतिक वृद्धि हो रही है। कितना देना है? मिट्टी की जांच के अनुसार देख लीजिए। और फसल कौन सी है, माना दलहनी फसल है तो आपको देना ही नहीं है, वो जमीन से पूरी हो जाती है। और अगर मान लीजिए मक्का है, धान है, तो इसकी ज्यादा जरूरत होती है तो हमें ज्यादा देना पड़ता है। तो कब देना है, कितना देना है, ये मैंने बताया। कैसे देना है? देखिए, अगर हम फसल में पूरा बिखेर के दे देते हैं तो वो जो दो कतारों के बीच में जो यूरिया पड़ता है वो पौधों को मिल नहीं पाता है और जो खरपतवार को मिल जाता है। अब मान लीजिए मक्का की फसल है और इसमें चौड़ाई ज्यादा है, मतलब दो पंक्तियों के बीच की चौड़ाई ज्यादा है, 60 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं, तो हमको ऊपर से बिखेर कर नहीं देना चाहिए। हमको जब ये पौधा छोटा रहता है, मतलब नी हाई स्टेज जब इतने ऊंचाई तक रहता है, तो हमें जाकर के इसके साइड से डालते हुए डालना चाहिए। तो क्या होगा, बिल्कुल पौधे की जड़ तक पहुंचेगा और बीच में नहीं जाएगा। और मान लीजिए आपने धान बोया है या गेहूं बोया है, जिसकी जो पंक्ति से पंक्ति दूरी बहुत कम होती है, तो आप ऊपर से छिड़क के दे दीजिए। तो ये डालने का बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जब आप यूरिया डाल रहे हैं तो इसमें नमी होनी चाहिए। जो हम कहाँ डालना है यूरिया, कहाँ डालना है? ऊपर डालना है। और जाना कहाँ? उसको नीचे हो जाएगा किसके? पानी के साथ। तो या तो यूरिया डालने के बाद तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए, हल्की सिंचाई कर दिया तो नीचे चला जाए, या इतनी नमी हो उसके अंदर कि वो यूरिया उसके अंदर घुल के नीचे चला जाए। तो नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर नमी नहीं है तो तुरंत यूरिया डालने के बाद सिंचाई कर दीजिए, या सिंचाई करने के तुरंत बाद आप यूरिया डाल दीजिए जब खेत चलने लायक हो, तब वो जड़ तक पहुंच जाए। तो अगर आप तीन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको लाभ होगा, और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी हानि होगी। तो हमें यूरिया से लाभ होगा या हानि होगी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यूरिया इसके लिए दोषी नहीं है। हम ज्यादा दोषी हो जाते हैं जब हम उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी चीज है, मान लीजिए दूध की हम बात कर लें, दूध से हमें शक्ति मिलती है, प्रोटीन मिलती है, पूरे एक छोटे बच्चे का निर्वाह हो जाता है। क्या हम पूरा दूध पीते रहे दिन भर दूध पीते रहे और हम कोई दूसरा अन्न लें ना, तो हमारे शरीर में कमजोरी आने लगेगी, दूसरे तत्वों की कमी होने लगेगी, हमारा शरीर कमजोर होने लगेगा। तो इस दूध अच्छा पौष्टिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा दूध ही दूध लेते रहे और कुछ ना दे। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के लिए यूरिया देना है तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि आपको यूरिया देना है, दूसरे तत्वों को नहीं देना।
दूसरे तत्वों को भी देना है, फास्फोरस भी देना है, पोटाश भी देनी है, गोबर की खाद भी देनी है, कंपोस्ट भी देने हैं, फसल अवशेष भी देने हैं, हर प्रकार का जो हम पे स्रोत है वो सब देना है, तब हमको लाभ मिलेगा। हम सोचेंगे हमें यूरिया केवल डालने से यूरिया से लाभ हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिया केवल नाइट्रोजन देती है। तो यूरिया से हमें अच्छा लाभ लेना है तो हमें सारे पोषक तत्वों पे ध्यान देना होगा। सारे पोषक तत्व देने हैं, गोबर की खाद भी प्रयोग करनी है, कंपोस्ट भी प्रयोग करना है, और दूसरे तत्व भी देने हैं, मिट्टी की जांच भी करानी है, कौन सी फसल है, कितना देना है, उसकी गणना करके दीजिए, सही तरीके से दीजिए कि जड़ तक पहुंच जाए, हमारी मिट्टी में नमी हो तभी उसका प्रयोग कीजिए, वनस्पति वृद्धि के समय प्रयोग कीजिए, जितनी मात्रा उतना प्रयोग कीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर हम इन बातों का बिना ध्यान रखे केवल यूरिया डालते जाएं खेत के अंदर, तो वो सब हमको नुकसान करेगी। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि यूरिया से कितना लाभ कितनी हानि। अगर ये मेरी बात पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको अब ये मेरी चर्चा अच्छी लगी है, और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।